दोस्तों नमस्कार। कश्मीर के लोग गुस्से में हैं, कश्मीर के लोग आक्रोशित हैं, कश्मीर के लोग मुश्किल में हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर जोर से सांस भी लेंगे तो उन्हें कोई आकर जेल के शिक्षों के पीछे ढकेल देगा। जिस तरीके से 370 हटाया गया वह पूरे तरीके से असंवैधानिक है। वहां पर रोजगार का सवाल यानी नौकरी कश्मीरियों के हक में होनी चाहिए, खनिज संपदा की लूट नहीं होनी चाहिए, जमीन पे हक कश्मीरियों का होना चाहिए। और 5 अगस्त 2019 के बाद जो हालात बने, लोगों ने जो कुछ भी भुगता है, खास तौर से रोजगार से जुड़े लोग, खास तौर से मजदूर लोग, उनकी भरपाई आपको करनी होगी। पैकेज का ऐलान करना होगा और हमारा संघर्ष चलता रहेगा। कानूनी तौर पर हम लड़ाई लड़ेंगे जिससे धारा 370 दोबारा लागू हो जाए। हम लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे जिससे दोबारा उस पहचान को पा सके जो कश्मीरियों की अपनी पहचान उनके अपने राज्य से जुड़ी हुई है। राज्य का दर्जा आपको देना होगा। यह आवाज महबूबा मुफ्ती की है। दूसरी आवाज उमर अब्दुल्ला की, जो कहते हैं कि आप परिसीमन करा रहे हैं, वह भी संदेह के दायरे में आता है। ऐसे परिसीमन को लेकर लगता है कि आप कोई सियासत कर रहे हैं, कोई चाले चल रहे हैं। धारा 35A को लेकर हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, 370 को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कोई विश्वास, कोई भरोसा आपके साथ हो नहीं पा रहा है। जो दूरी थी दिल की, जो दूरी थी श्रीनगर और दिल्ली के बीच में, वह दूरी कम नहीं हुई है। इन दो आवाजों के ठीक समानांतर एक तीसरी आवाज इस देश के भीतर में बैठे कश्मीरी नेताओं के साथ बिल्कुल अलग अंदाज में निकलती है। वो कहते हैं विकास चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होगी, सब कुछ ठीक ठाक होगा। कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद कहते हैं हमने 5 मांगों को रखा है। उन मांगों की फहरिस्त में पहली मांग तो राज्य का दर्जा आपको तुरंत देना होगा। पंचायत और जिला स्तर पर जब चुनाव आप करा लेते हैं तो विधानसभा चुनाव भी तुरंत करा लीजिए, इससे बेहतर मौका कुछ नहीं होगा। हां, जमीन और नौकरी का सवाल जो कश्मीरियों के साथ है वह उसे आपको जोड़ना होगा। कश्मीरी पंडितों के बारे में भी सोचिए, 30 बरस हो गए, उनकी घर वापसी कैसे होगी? उस दिशा में हम दोनों को साथ चलना होगा। और 5वां सवाल है जो राजनीतिक कैदी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता जेलों में ठूस दिए गए हैं, उनकी रिहाई तुरंत होनी चाहिए। एक तरफ महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, दूसरी तरफ बीच में खड़े हैं गुलाम नबी आजाद, और उसके ठीक समानांतर जो लोग खड़े हैं वो बता रहे हैं कि दिल्ली भरोसे और विश्वास के साथ कश्मीर को चकाचौंध से भर देना चाहता है। वो चाहता है कि पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ विकास का एक अनूठा मॉडल कश्मीर में खड़ा हो जाए। इस फहरिस्त के भीतर में रविंद्र रैना है, कविंद्र गुप्ता है, ताराचंद है। ये सारे लोग जानकारी दे रहे हैं कि हां, शानदार तरीके से दिल्ली काम कर रही है, लेकिन इन सब के बीच एक खामोशी सज्जाद लोन की है। मुजफ्फर बेग की भी एक खामोशी है। तारिगामी साहब जो सीपीएम के हैं उनकी भी एक खामोशी है। सज्जाद लोन और मुजफ्फर बेग ये पीपुल्स पार्टी से आते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक अपनी पार्टी लिए हुए अल्ताफ बुखारी भी हैं, जिनके पीछे शायद बीजेपी ही रही जिसने उन्हें इसको खड़ा किया गया। यानी 2-3 तरीके से जब इन आवाजों को आप सुनेंगे तो आपके जहन में तुरंत 2-3 सवाल तुरंत उठेंगे। क्या वाकई दिल्ली में 7 RCR नहीं, 7 लोक कल्याण मार्ग जो पीएम का घर है, उसके भीतर जो चाय थी, उस चाय की प्याली में हर के जहन में तूफान था क्या? उस तूफान को किसी ने दिखला दिया, किसी ने शांत कर दिया, और किसी ने उस चाय की चुस्की लेकर यह कह दिया कि यह तो कहवा से भी अच्छा है। क्या वाकई ऐसी स्थिति थी? क्योंकि यह भी पहली बार है कि 5 अगस्त 2019, 2 बरस अभी पूरे नहीं हुए हैं। इन 2 बरस के पूरे होने में भी अभी 1.5 महीने की देरी है। लेकिन इस 2 महीने के पहले, इस 2 बरस के भीतर का सच यह है कि 1 साल 2 महीने 9 दिन महबूबा मुफ्ती को नजरबंद रखा गया। फारूक अब्दुल्ला 6 महीने बंद रहे, उमर अब्दुल्ला 7 दिन बंद रहे, तारिगामी लगभग 7 से 8 महीने बंद रहे, नजरबंद रहे। सज्जाद लोन 360 दिन इनको नजरबंद रखा गया, इनको अलग तरीके से बंद कर दिया गया, कोई संवाद नहीं बनाने दिया गया। यानी नजरें कहीं इनकी कहां मिलती? यह नजर मिली तो दिल्ली में आकर 7 लोक कल्याण मार्ग में मिली। किसी की आंखों में कितनी शर्म होगी या कितना पानी होगा, यह तय आप कीजिए। क्योंकि यह पहला मौका है जब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा
हटाया गया और केंद्र शासित राज्य के तौर पर स्थापित किया गया, उस 2 बरस के बीतने से पहले दिल्ली की आवाज यह जरूर सुनाई दी, परिसीमन हो जाने दीजिए, राज्य का दर्जा भी दे दिया जाएगा और चुनाव भी करा लिया जाएगा। लेकिन शायद चुनाव लड़ने वाले इन नेताओं को पता है, जम्मू कश्मीर के भीतर की जमीन में अभी भी कुछ बुलबुले ऐसे बाकी हैं जो बेहद वाकई आक्रोश में हैं, और उन आवाजों को अगर रिप्रेजेंट उन्होंने दिल्ली में आकर भी नहीं किया तो वो लौटेंगे जरूर, लेकिन उसके बाद उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। पीडीपी भी समझती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी समझती है, इसीलिए 3.5 घंटे की बैठक में लगातार उनके भीतर का आक्रोश निकलकर ही सामने आता रहा। यह अलग बात है, प्रधानमंत्री मुस्कुराते रहे, उनके दाहिनी तरफ राज्य के गवर्नर बैठे थे मनोज सिन्हा, बाईं तरफ देश के गृह मंत्री बैठे थे अमित शाह, दाहिनी तरफ एक कतार में फारूक अब्दुल्ला बैठे थे, उसके ठीक बाद गुलाम नबी आजाद थे, उसके ठीक बाद महबूबा मुफ्ती बैठी थी। अलग अलग दोनों तरफ की कतारें थी और सामने कैमरा लगातार चल रहा था। चीजें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड भी हो रही थी। ये सारी परिस्थितियां बतलाती है कि दिल्ली समझ रही है कि कश्मीर को अपने तरीके से हाँका नहीं जा सकता है, या फिर अगर हाँका जाएगा तो सबको दोबारा 4 दीवारी के पीछे बंद करना पड़ेगा। यानी नजरबंदी और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो तकरीबन 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बंद किया गया, उसकी रिहाई की आवाज गुलाम नबी आजाद साहब ने भी लगाई। उन सबों की रिहाई की आवाज पीडीपी से भी लगी, महबूबा मुफ्ती ने भी लगाई, और उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात का जिक्र किया कि उनकी तरफ से भी यह आवाज लगी है। सवाल इसके कई है, क्या जम्मू और कश्मीर को लेकर एक अलग अंदाज में परिसीमन हो रहा है, जिस परिसीमन को संदेह व्यक्त कर रहे हैं और कोई नहीं, उमर अब्दुल्ला ये कहते हुए कह रहे हैं कि दरअसल हमें लगता है कि आप कुछ अपने अनुकूल बैलेंस करने में लगे हैं। ये बैलेंस की तस्वीर का मतलब क्या है, जरा इसको पहले समझ लीजिए, क्योंकि 1963 में भी परिसीमन हुआ, 73 में भी हुआ, 95 में भी हुआ और अब 2020-21 में भी हुआ है। दरअसल कश्मीर में 87 सीटें विधानसभा की रही, 4 सीट अब लद्दाख की जा चुकी है, तो 83 सीट बची है। इन 83 सीटों में कश्मीर के हिस्से में 46 सीट आते हैं, जम्मू के हिस्से में 37 सीट आते हैं। बीजेपी चाहकर भी कश्मीर के हिस्से में जीत नहीं पाती है और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू के इलाके में चलती नहीं है। तो जब एक राज्य के तौर पर दोनों मौजूद होंगे और जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो एक बैलेंस ऐसा क्यों ना बैठाया जाए जहां जम्मू भी उसी तरीके से नजर आए जैसे कश्मीर में विधानसभा की सीटें संख्या के हिसाब से नजर आती है। तो 7 से 14 सीटें तक बढ़ सकती हैं। 7 सीट पर लगभग सहमति है, यानी जम्मू के दायरे में आने वाली जो नए परिसीमन होंगे उसमें कुछ बैलेंस ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि वहां पर लगभग 44 सीट हो गई है और 46 सीट कश्मीर के इलाके में बची है। लेकिन उस परिसीमन के दायरे में वह हिस्सा भी जम्मू का आ जाएगा जिससे वोट बैंक बैलेंस करने की स्थिति में चीजें आ पाए। इस नब्ज को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने तौर पर पकड़ा और बताया हमें संदेह होता है। जब संदेह का जिक्र करते हैं तो उनका संदेह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको लेकर जो आयोग बनाया गया है वो जस्टिस देसाई की अगुवाई में वो आयोग बना है। उनके साथ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा भी हैं, उनके साथ जम्मू कश्मीर स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा भी हैं। इसके अलावा 5 सदस्य हैं। उन 5 सदस्यों में फारूक अब्दुल्ला भी है, मोहम्मद अकबर लोन भी हैं और हसनैन मसूदी साहब भी हैं। लेकिन यह तीनों लोग इससे पहले कभी किसी आयोग की बैठक में नहीं गए। फरवरी में भी बैठक हुई थी लेकिन यह तीनों नहीं गए। जो बाकी 2 सदस्य हैं वो जरूर गए। उसमें एक सदस्य बीजेपी से आते हैं जुगल किशोर शर्मा और दूसरे जितेंद्र सिंह हैं जो कि पीएमओ में स्टेट मिनिस्टर हैं। सवाल यह था कि जब आप परिसीमन कर रहे हैं और कश्मीर के नुमाइंदगी करने वाले और वहां के नेता ही अगर उस परिसीमन में शामिल नहीं होंगे तो क्या आप सिर्फ डिप्टी कमिश्नरों के साथ वर्चुअल मीटिंग करके एक परिसीमन का दायरा खींच दीजिएगा और नेताओं की भागीदारी नहीं कीजिएगा? क्योंकि कल ही बैठक डिप्टी कमिश्नर के साथ वहां पर आयोग की बैठक हुई जो परिसीमन कर रही है। तो परिसीमन को लेकर सवाल उठाने का मतलब है कि फारूक अब्दुल्ला उसमें शामिल नहीं होंगे आयोग की बैठक में। बाकी 2 नेता भी जो कश्मीर से आते हैं वह शामिल नहीं होंगे। यह पहली आवाज थी। दूसरी बड़ी आवाज थी जो धारा 370 और 35A को लेकर है। इस मामले को लेकर इसको असंवैधानिक करार देते हुए यह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा चुका है।
तो कानूनी तौर पर भी लड़ाई है, लेकिन इसको एक कदम और आगे बढ़ाते हुए महबूबा मुफ्ती ने इस बैठक के भीतर कह दिया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष अपना जारी रखेंगे। यानी कानूनी लड़ाई लड़ने का जिक्र अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है तो पीडीपी कह रही है हम जमीन पर भी संघर्ष करेंगे, विरोध प्रदर्शन होगा लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, हिंसा नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जो निर्णय धारा 370 को लिए गए उसका विरोध वहां पर होगा। हमारे जहन में पता नहीं क्यों आज इंदिरा गांधी याद आती है। इंदिरा गांधी ने साफ तौर पर शेख अब्दुल्ला को कहा था घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाया नहीं जा सकता है। और याद कीजिए इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में जो 1975 का एकॉर्ड हुआ था उससे ठीक पहले जब 20 साल 25 साल तक लगभग शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया गया था, भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर 1953 में उन्हें जेल में डाला गया था। उन्होंने जेल से ही आंदोलन शुरू कर दिया था कि जनमत संग्रह होना चाहिए यूनाइटेड नेशन को लेकर, यूनाइटेड नेशन की अगुवाई में। इस पर लेकर बहुत साफ तौर पर इंदिरा गांधी ने 1960 में कहा था घड़ी की सुई दोबारा पीछे नहीं जाएगी, और ये पीछे नहीं जाती है। तो क्या मौजूदा वक्त में दिल्ली अब इस संदेश की दिशा में आगे बढ़ जाएगी जहां वो करेगी कि हम भी घड़ी की सुई वापस पीछे नहीं ले जाएंगे? तब यहां से सवाल शुरू होगा। तो दिल की दूरी तो दूरी हो गई, और कश्मीर और दिल्ली की दूरी भी भौगोलिक तौर पर भी नजदीक तो नहीं है, लेकिन अब यह मानसिक तौर पर भी और दूर हो जाएगी क्या? या फिर एक संदेश यह है कि हम राज्य बना देंगे, चुनाव करवा देंगे और आपके पुराने दिन लौट आएंगे। पुराने दिन का मतलब यह है कि आप राजनीति कीजिए और राजनीति के मातहत अपनी ताकत और अपनी सुविधाओं का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन खानदान को खत्म होने का जिक्र तो खुले तौर पर देश के गृहमंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर किया था। और खानदान का मतलब दो ही खानदान था, एक शेख अब्दुल्ला का खानदान और दूसरा जो मुफ्ती परिवार था उसको लेकर जिक्र हो रहा था। लेकिन फिर वही सवाल है, जब इतने तीखे बोल इस 3.5 घंटे की बैठक में खुले तौर पर उभर कर आए तो टकराव क्या एक नए सिरे से पैदा हो रहा है? या फिर दिल्ली ने जो 370 हटाया उसके बाद किया क्या, इसे भी जरा समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि 370 को खत्म करने के बाद जिस जमीन को कश्मीर में बनाना है उस जमीन पर कितने पग चल पाई है दिल्ली, यह इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि कश्मीरी पंडितों का दर्द इसी से जुड़ा हुआ है। कश्मीरी पंडितों के सवाल को लेकर बीजेपी ने आज से नहीं 1990 के बाद से लगातार क्या दिल्ली, क्या कश्मीर, क्या देश के अलग अलग हिस्से, हर जगह राजनीतिक तौर पर संघर्ष किया है। और लगता यही रहा कि सत्ता में आएंगे तो इनकी घर वापसी हो जाएगी। ये तो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट लेने तक के लिए कश्मीरी पंडित भटकते रहते हैं। लेकिन कश्मीरी पंडित सिर्फ एक मुद्दा बनकर रह गए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी और फिलहाल 7 बरस से मोदी सरकार के बीच भी। इस दर्द के भीतर का अनूठा सच यह है कि 370 के बाद जब वहां पर राज्यपाल है, गवर्नर है, उनकी सत्ता सियासत है जो दिल्ली के इशारे पर चलती है, तो घर वापसी आप क्यों नहीं करा पाए? घर वापसी क्यों नहीं हो पा रही है? वाकई डोमिसाइल का सर्टिफिकेट लेने के लिए दर दर कश्मीरियों को भटकना पड़ता है जो कि कश्मीर में रहे हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं। अब यहां से एक अगला सवाल आता है कि 370 से एन पहले जो भी कुछ स्थिति थी उसमें क्या कुछ हुआ था, और जिस हानि का जिक्र आज महबूबा मुफ्ती ने कहा उसका मतलब बहुत साफ था कि सैकड़ों कारीगर, कैब ड्राइवर, खुदरा विक्रेता, प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी सब अनएम्प्लॉयड हो गए। उस समय जो स्थिति बनती चली गई थी उसमें कितना घाटा हुआ और किस तरीके से कश्मीर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बतलाया था कि दिसंबर 2019 यानी अगस्त से नवंबर तक के बीच में ही 4,90,000 नौकरियां चली गई, 17,800 करोड़ का नुकसान हो गया, लगभग 5,20,000 पर्यटकों की आवाजाही खत्म हो गई। और 3 अगस्त को जो बाहरी लोगों को कश्मीर छोड़ने का निर्देश दिया था उसके बाद के हालात अविश्वास के साथ बनते चले गए और वो आज भी खत्म नहीं हुए हैं। इस बात का भी जिक्र इस बैठक में 3.5 घंटे की बैठक में खुले तौर पर हुआ। सवाल यह था क्या वाकई इन सब के बीच कोई डेवलपमेंट दिल्ली ने किया? इस बीच में सरकार का आंकड़ा बताता है कि इस बरस से ठीक पहले यानी अगर आप 2021-22 के बजट को देखिएगा तो लगभग 4,545 करोड़ का एक योजना बनाई गई है, उसमें 1,235 परियोजनाओं का जिक्र है। लेकिन हम आपको उससे पहले लिए चलते हैं। 370 खत्म होने के बाद जिस डेवलपमेंट का जिक्र था उसमें ऐलान हुआ 7,110
करोड़ रुपए के मातहत 2357 छोटे बड़े प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में ला दिए जाएंगे। लेकिन आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस 7110 करोड़ में से खर्च हुए हैं 1555 करोड़। 2357 प्रोजेक्ट्स में से पूरे प्रोजेक्ट जो हैं वह सिर्फ 1100 प्रोजेक्ट, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, पंचायत स्तर के, गांव स्तर के, जिला स्तर के, जो भी छिटपुट प्रोजेक्ट है उस दिशा में ही काम हुआ है। हालांकि योजनाएं बड़ी बड़ी हैं, जिस बात का जिक्र निकल कर वह नेता कर रहे थे जो नजरबंद नहीं हुए, जिनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद नहीं किया गया, जो जम्मू से जुड़े हुए थे, जो बीजेपी के साथ खड़े हैं। उन नेताओं ने जिस चकाचौंध का जिक्र किया उसका वहां के राज्यपाल ने भी जिक्र किया। उन्होंने भी जानकारी दी है कि किस तरीके से कश्मीरी कला, कश्मीरी शिल्प, कश्मीरी हस्तकरघा, इस पूरे बुनकर का हुनर, इन सारी चीजों को कैसे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेजन के जरिए, फ्लिपकार्ट के जरिए जोड़ा जाएगा, बढ़ाया जाएगा, यूथ क्लब बनाए जाएंगे। और लगभग 4290 पंचायत में जो 12 करोड़ खर्च होगा, बड़ी रकम है, 12 करोड़ खर्च होगा, इससे लगभग 22,500 युवकों को जोड़ा जाएगा। बैक टू विलेज की योजना भी है जिस पर लगभग 50,000 युवाओं का फोकस है और 25,000 नौकरियां वहां पर पैदा की जाएगी। जिक्र इस बात का भी है, लेकिन सवाल है कि यह जिक्र है, और सवाल जैसे ही हस्तशिल्प और हस्तकरघा का आता है, दूसरा सवाल इसके बाद तुरंत उठता है कि जिन सवालों को उठाया गया इस मीटिंग में, वह सवालों पर गौर करने की स्थिति में कौन आएगा। क्योंकि यह हर कोई जानता है कि 370 और 35 के बाद संविधान जम्मू कश्मीर का खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर की नागरिकता होती थी, उस संविधान के मातहत खत्म हो चली है। संपत्ति खरीदने का अधिकार अब बाहर के लोगों को भी मिल गया है। लेकिन इस बैठक में फिर से वो 3 सवाल उठे। पहला आइडेंटिटी का था सवाल, यानी जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अपनी पहचान मिलनी चाहिए। दूसरा ऑटोनॉमी का था, जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता चाहिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका जिक्र बार बार करती आई है। और फिर से उसी बात का जिक्र हुआ स्पेशल स्टेटस, विशेष दर्जा, जो 370 के तहत होता है। यहां पर 2 सवाल तुरंत आपके जहन में आएंगे। तो क्या इस मीटिंग में कश्मीर के नेताओं के जो सही मायने में राजनीति करते हुए सत्ता प्राप्त करने वाले लोग हैं, उसमें जाहिर है उमर अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला भी रह चुके हैं, महबूबा मुफ्ती भी रह चुकी है, और महबूब साहब शेख साहब भी रह चुके हैं। इन सारे मुख्यमंत्रियों के जुबान पर दिल्ली की आवाज का विरोध क्यों था? और अगर विरोध था तो कोई सहमति नहीं हो पाई। और अगर इसके पैरेलल में जम्मू के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाने की दिशा में इस बैठक को बुलाया गया, तो अगला सवाल यह है कि फिर कश्मीरी पंडितों की घर वापसी बीते 1 साल 10 महीने के भीतर में क्यों नहीं करा पाए, और कोई भी पहल क्यों नहीं हो पाई? हम इसलिए इस सवाल को कर रहे हैं क्योंकि कश्मीरी पंडितों से जब बातचीत हुई, हमने जो बातचीत की इस दौर में, उन्होंने बहुत सारे सवालों को इस रूप में पैदा किया कि घर वापसी उनके लिए एक सपना हो चला है, और उन्हें लगता था कि बीजेपी की सरकार आएगी तो घर वापसी हो जाएगी। लेकिन सरकार ने कोई पहल नहीं की। स्थिति जस की तस है, और यह भी स्थिति है कि उल्टे 370 खत्म जब हो गया तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किस दिशा में है, भारत के साथ हैं, कश्मीर के साथ हैं। क्योंकि 370 जो था वो कश्मीर को भारत के साथ जोड़ता था। अब कश्मीर के लोग ये मानने लगे हैं कि जब 370 नहीं है तो फिर वो तो अपने आप में अलग हो गए। इस सवाल का जवाब कौन देगा? इस रूप में कहीं कोई संवाद क्यों नहीं किया गया? इस संवाद को लेकर जो सवाल इस बैठक में उठा वो यही था कि आपको जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भरोसे में क्यों नहीं लेना चाहिए था? आपको जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसे में क्यों नहीं लेना चाहिए था? दिल्ली की संसद के भीतर ताकत के साथ अगर 370 हटा सकते हैं तो आप किसी को भी हटा सकते हैं। फिर ऐसे संवाद से भरोसा कैसे जगेगा? अविश्वास भरपूर है, कैसे जगेगा भरोसा? यह सवाल जरूर उठा इस बैठक के भीतर में। लेकिन कश्मीरी पंडितों का जो सवाल है उसमें खास तौर से पुनून कश्मीर का कहना है, हमको कभी बातचीत के लिए आपने क्यों नहीं बुलाया? हमसे कोई बातचीत क्यों नहीं होते हैं? 2 कमरे वाले 4000 फ्लैट जम्मू में तैयार हैं। क्या यही हमारी जिंदगी है? हमारी पुश्तैनी और हमारी जिंदगी की खुशबू तो कश्मीर घाटी में छूट चुकी है। हम वहां पर दोबारा क्यों नहीं जा सकते हैं? और कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की सच्चाई आज तक कभी सामने क्यों नहीं आ पाई? ये कश्मीरी पंडितों के सवाल है। क्योंकि अगर आप इस पर कोई इंक्वायरी कमीशन बैठाते, सच सामने आता, तो जो दोषी थे उनको सजा भी हो जाती। लेकिन आज तक आपने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और घाटी में कश्मीरी पंडितों के उनके जो अपने मकान थे उस वक्त, जो खेत खलियान थे, बाग बगीचे थे, उन सब को तो कम दाम में उस वक्त किसी तरीके से जान छुड़ाकर भागना पड़ा।
आज की तारीख में वो सब निरस्त क्यों नहीं कर देते हैं, उसकी भरपाई क्यों नहीं करते हैं? ये कश्मीरी पंडितों के सवाल है जो बीजेपी और शायद मोदी सत्ता के साथ खड़े हैं, लेकिन उनके सवालों का जवाब भी नहीं। और उन सवालों के ठीक समानांतर जहां पर कश्मीर के लोग सियासत करते हुए धारा 370 के तहत क्या स्थिति अनुकूल बनती है ये नहीं बता पाए, जिसका जिक्र पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने किया कि बताइए 370 से क्या लाभ हुआ है आपको, नहीं बता पाते हैं आप। लेकिन इसके बाद दूसरा सवाल है हटने के बाद क्या हुआ है। तो क्या कश्मीर अब भी सियासत की लकीर पे एक ऐसे बैलेंस कर कर चलने की स्थिति में है जिसमें आज जिस तस्वीर को खींचा गया वो तस्वीर दुनिया को बताने के लिए है? क्योंकि अमेरिका के भीतर और खास तौर से वहां की उपराष्ट्रपति जो तमिलियन ही है, जो इंडियन ही रही हुई है, उनके मूल तौर पे वो तमिलनाडु से आती हैं, उन्होंने जब सवाल कश्मीर के भीतर मानवाधिकार का उठाया, ये कहकर उठाया कि जिस अवस्था में वहां पर संचार व्यवस्था ठप कर दी जाती है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है, ये सारी चीजें बतलाती है कि अनुकूल नहीं है। यानी कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो सवाल उठ रहे थे, क्या वो संदेश इस मीटिंग के जरिए अब सरकार देने जा रही है कि देखिए हमने प्रयास शुरू कर दिया है? या इस मीटिंग का मतलब यह था कि वाकई एक भरोसा जग जाए, या फिर इस मीटिंग का मतलब यह था कि दरअसल बीते 2 साल के भीतर में जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, आज हमसे आप आंखें मिलाइए और आंख मिलाकर अपने मन की पूरी भड़ास निकाल दीजिए और आपका दिल शांत हो जाए, तब हमारे दिल आपसे मिलेंगे। तो क्या एक हार्ड मोदी की सत्ता, एक सॉफ्ट मोदी की सत्ता के तौर पर इस मीटिंग को कर रही थी? इसके कई डायमेंशंस हैं, लेकिन आखिरी सवाल इसका सबसे बड़ा यही है, जब इतनी परिस्थितियों के बीच लगातार बैठक से लेकर और बैठक के बाद परिसीमन का सवाल हो, राज्य बनाने का सवाल हो, चुनाव को लेकर सवाल हो, ये सारे सवाल जब अपनी जगह पर हैं और कश्मीर के नेताओं के सवाल अपनी जगह पर हैं, तो एक आखिरी सवाल सिर्फ यही उठता है, क्या वाकई विश्वास और भरोसा जो टूटा है वो चाय की प्याली से शांत नहीं हुआ? जिन निर्णयों को दिल्ली में संसद में लिया गया और कानून का दर्जा दे दिया गया, क्या उसके खिलाफ संघर्ष की स्थिति राजनीतिक तौर पर कहीं राज्य बनने के बाद चुनावी राजनीति में मुद्दा तो नहीं बन जाएगी? और यह भरोसा तो जाग गया कमोवेश हर किसी में कि केंद्र सरकार चिंतित है कि वहां पर अब राज्य का दर्जा हो, चुनावी प्रक्रिया हो, क्योंकि नौकरशाही पे टिके हुए गवर्नर के जरिए लोगों के दिल का हाल नहीं जाना जा सकता है और रास्ते नहीं निकाले जा सकते हैं। लेकिन इसी के समानांतर एक दूसरा सवाल आया, जैसे ही चुनाव होंगे मुद्दा क्या होगा? मुद्दा कश्मीर का विकास होगा या कश्मीर में धारा 370 को वापस लागू कराना होगा? मुद्दा दिल्ली की सत्ता की उस चकाचौंध की नजरिए की होगी या फिर कश्मीर के भीतर उसकी अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, नौकरी और जमीन को दोबारा अपने हक के साथ समेटने की होगी? और सियासी तौर पर मुद्दे के जरिए अगर जिसे जीत मिलती है तो फिर अगला सवाल यही होगा, क्या जम्मू के भीतर बैठे कश्मीरी पंडितों के जहन में भी उबाल होगा? उनको बातचीत के लिए आज तक क्यों नहीं बुलाया गया? तो क्या यह बातचीत एक ऐसी बातचीत है जिसके जरिए एक संदेश गया है कि केंद्र सरकार चिंतित है, संदेश गया है केंद्र सरकार संवाद बनाना जानती है, संदेश गया है कि हम कश्मीर के उन नेताओं से भी बातचीत करेंगे जिनको हमने साल दर साल बंद कर दिया, नज़रबंद कर दिया, पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा माना, और फारूक अब्दुल्ला जो कि सांसद हैं उनको भी जेल में ठूस दिया या उनको भी घर में नज़रबंद कर दिया। हालांकि संसद के भीतर इनकार करते रहे और वहां पर कैमरे के सामने फारूक साहब बोलते रहे, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता हूं। ये सारी चीजें इतनी जल्दी कोई भूलेगा या भुला दिया जाएगा? ये सारे सवाल हैं, क्योंकि 3.5 घंटे की बैठक लगती लंबी जरूर है, लेकिन दूरियां कम हुई नहीं हैं और दिलों के भीतर के घाव पर मलहम लगाने की कोशिश जरूर हुई है। लेकिन जब यही नेता लौटेंगे अब श्रीनगर में या अपने अपने उन्हीं इलाकों में जहां पर जिन लोगों के साथ संवाद बनाना है, वहां पर वो कौन से शब्द बोलेंगे, उसका इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।